गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगीर और आज इस सेशन में हम संडे के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। कल मैंने सेंड माइनिंग पर वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो सबको एक बार थैंक यू। और एक बार नज़र डाल लेते हैं हम क्या आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है बूंदी का, वो 4th टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है राजस्थान का। तो एंशियंट उस टाइम पे जो हमारे रॉयल राजा महाराजों के जो जमाने थे, उस टाइम पे जो कॉरिडोर था, जो बाग धौलपुर से स्टार्ट होकर कोटा तक होता था, तो जो टाइगर कॉरिडोर था वो क्या था, उसके इर्द गिर्द कौन कौन से टाइगर रिजर्व वापस से डेवलप किया जा सकता है। तो मतलब ये इस इश्यू को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो विमेन जजेस का इशू चल रहा है कि जुडिशरी में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए। हमारे हाई कोर्ट में क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं। जो रिसेंट में इनसेंसिटिविटी दिखाई दी जा रही है, सीजीआई का कमेंट हो गया या पहले एमपी हाई कोर्ट का कमेंट हो गया, तो ये सब क्या था। तो हम इश्यू को ग्रेट डिटेल में देखेंगे। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इशू देखेंगे हम फ्राइट कॉरिडोर का। हम देखेंगे किस तरह भारतमाला और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में कंपटीशन चल रहा है, डीएमआईसी क्या है, इससे हमारे राजस्थान को क्या डेवलपमेंट मिलेगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट के लिए, हमारे इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला डिस्कस करेंगे हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे राजस्थान का क्या विजन है, क्या हमारे चीफ सेक्रेटरी सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अभी जो रिसेंटली डेनमार्क के सहयोग से हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी में इस्टेब्लिश करेंगे, वो क्या है। उसके बाद चाइनीज नेवी क्या कर रही है, ये सब चीज़ें हम ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा महिला दिवस, कल 8 मार्च को महिला दिवस है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है कि आर्टिकल हाईलाइट करता है कि न्यायपालिका में महिलाएं काफ़ी कम है। अब आप खुद ही सोचिए कि आज़ादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट में 6 और राजस्थान हाई कोर्ट में ओनली 10 महिलाएं जज बन सके। मतलब कि ये जो दिखा रहा है कि हमारे जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वो इतना लो है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम देखेंगे, इसकी वजह से जो इनसेंसिटिविटी दिखती है और वीमेंस के कोच के प्रति हमारी जुडिशरी में वो है। और इस मामले में तो उल्टा जो निचले जो हमारे लोअर जुडिशरी है वो अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर एग्जाम होता है, प्रॉपर रिजर्वेशन होता है, तो ओबियसली वहाँ पे लगभग 17% विमेन जजेज हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर हम अभी की बात करें तो अभी कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? बस सिर्फ 2 महिला जज है। कौन कौन? इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। उसके बाद में हम देखते हैं कि फैक्ट वाली चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? एम फातिमा बीबी। कब बनी थी? 1989 में। राजस्थान हाई कोर्ट में कितने जज हैं? 23। अब ये इशू मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट में पेंडेंसी के क्या कारण है। अभी राजस्थान में हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? 50, और अभी कितने हैं? 23। हमने डिस्कस किया था एक जज सोल्व करने हैं तो एक पे बर्डन कितना है? 23,000 को 23,000 केस सोल्व करने पड़ेंगे। खैर वो मामला अलग था। तो अभी जो राजस्थान में एक महिला जज है वो कौन है? सबीना मैडम, सबको पता ही होगा, आरएस वाले हो आप सब। उसके अलावा अब जो इश्यू हाईलाइट हुआ है, ये उस दिन भी हमने देखा था कि राजस्थान में प्रदेश की कोई भी महिला वकील जज नहीं बन पाई है। तो मतलब कि 2 ही ऑप्शन होते हैं जो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, या तो आप वकील हो 10 साल से, या फिर आप जो लोअर जुडिशरी है उसमें आप सर्विस दे रहे हो। अब जो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि ये लोअर जुडिशरी से जज बन रहे हैं, लेकिन पहले तो बन ही नहीं रहे, लेकिन जो बन भी रहे हैं वो बन रहे हैं। जो लेकिन महिला जो वकील है, महिला जो लॉयर होते हैं, उनका जज में प्रमोशन नहीं हो रहा। प्रमोशन इन द सेंस मतलब कि उनको जज के तौर पे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। और इंदु मल्होत्रा जो ये सुप्रीम कोर्ट में वकील कोटे से बनने वाली पहली महिला जज है। तो मतलब जो ये जो जज वाला जो कोटा होता है, वकील वाला जो कोटा होता है जिससे जज बनाए जाते हैं, तो इनसे महिलाओं का चुनाव नहीं किया जा रहा है। निचली कोर्ट में हमने देख लिया कि वहां पे थोड़ा बेटर है। और अब देख लेते हैं थोड़ा फैक्ट की बात कि राजस्थान हाई कोर्ट में हमारे पहली महिला जज कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। अब जो हमारे विमेन लॉयर हैं वो क्या बोलती हैं? वो ये बोलती हैं कि हमारे राजस्थान की जो महिला एडवोकेट हैं वो नॉलेज होगी, कैपेबिलिटी होगी, योग्यता होगी, मेहनत, हार्डवर्क हो गया, किसी भी क्षेत्र में पुरुष एडवोकेट से कम नहीं है। पर फिर ये बन क्यों नहीं पा रही है?
तो देखिए, लेकिन संपर्क सूत्र नहीं होने, मतलब आपके कांटेक्ट होने चाहिए हायर जुडिशरी में, कोलेजियम सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके आपके नाम की दाल गलेगी। वहाँ पे आपका नाम कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करेगा। और उचित सहयोग नहीं मिलने से महिला एडवोकेट हाईकोर्ट जज नहीं बन पा रहे हैं। अगर बन जाए तो क्या होगा, अगर समाज में, अगर हमारी जुडिशरी में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं हम, तो इससे क्या होगा, महिलाओं और बच्चों की जो केस होते हैं उनमें संतुलित और सशक्त सोच विकसित होगी। अभी जो इंसेंसिटिविटी दिखती है विमेन के केस में हो गया, बच्चों के केस में हो गया। अभी एक वो केस आपने सबने सुना होगा कि वो पॉक्सको ज़्यादा की सेक्स, जो पॉक्सको ऐड करता कि किसी आप ये जो हमारे ब्रेस्ट का जो फिजिकल टच नहीं है उस बारे में कुछ केस जजमेंट आया था, काफ़ी मीडिया में हाईलाइट भी होता। तो ये सब क्या दिखा रही है, इनसेंसिटिविटी दिखा रही है। तो जब अगर महिलाएं जज ज़्यादा होंगी जुडिशरी में तो ऐसे केसों पर निर्णय अच्छे से हो सकेंगे। जो कई सारे पॉलिटिशियन पे क्रिमिनल केस चलते रहते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, तो शायद वीमेन जज हो तो वो प्रोएक्टिवली स्टेप ले, सू मोटो ले, या कुछ मतलब ऐसे केसों पे सुनवाई अच्छे से हो। इससे क्या होगा कि सोसाइटी में जो विमेन के ऊपर क्राइम बन रहे हैं वो ऑब्वियसली कम होंगे। तो इसलिए न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। अब एक और छोटा सा आर्टिकल देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई होगी। तो ये पहले अभी तक क्या चल रही थी, वीसी चल रही थी, अब क्या होगा, हाइब्रिड। कुछ वकील आप वीसी में आओ, ऑनलाइन आ जाओ, और कुछ फिजिकल आ जाओ, भीड़ इकट्ठा मत करो सुप्रीम कोर्ट में। अब विमेन इन जुडिशरी, मतलब हमारे अभी रिसेंट केस देखिए, बोबड़े साहब ने क्या बोला कि जो जलगांव वाला केस था उसमें एक्यूज्ड को क्या बोला कि आप इससे शादी कर लोगे, मतलब शादी कर लिए तो आपके रेप के पाप धुल जाएंगे, है ना, यही हुआ इसका मतलब। तो अभी उससे पहले एमपी के हाईकोर्ट ने क्या बोला कि आप वो रेप विक्टिम है, आप उसको राखी बंधवा दो। अरे भाई, भाई बनाने से क्या पाप धुल गए? तो आपकी सोच कहाँ पे है? आप जेंडर जस्टिस, आप खा पंचायत में बैठे होगे, आप सरपंच हो, मतलब पुराने जमाने की जो हमारी पंचायतें हुआ करती थी उस तरह के आप खा पंचायत की तरह के बिहेव कर रहे हो। आप एक सीजीआई हो, एक चीफ जस्टिस हो, तो आपको इस तरह के बिहेव नहीं करने चाहिए। तो जो ये सब हायर लेवल पे जो जुडिशरी के सीजे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है, आप हायर लेवल पे इस तरह के कमेंट करते हो तो जो हमारी जेंडर जस्टिस के लिए फाइट है वो कम होती है। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये सारे जो आर्गुमेंट मैंने बोले, वो सेक्सुअल टच वाला जो केस हो गया, ब्रेस्ट टच वाला केस हो गया, ये जलगांव वाला केस हो गया, एमपी हाईकोर्ट का राखी वाला केस, ये सब क्या है ना, विमेन के कोर्स के प्रति इनसेंसिटिव दिखा रहे हैं। ये मतलब इनके ये दिखा रहे हैं, ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है ना, हमारी पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है, मिज़ोगाइनी जो है समाज में प्रचलित है, उसको दिखा रहे हैं। जो डीप रूटेड प्रेजुडाइसेस हमारे समाज में औरतों के प्रति है वो दिखा रहे हैं कि उनकी फ्रीडम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार आपने नेताओं के कमेंट देखे होंगे कि लड़कियों के ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे समाज में डीप रूटेड है प्रीजुडाइसेस, जो उनकी फ्रीडम को कम करते हैं, उनकी एजेंसी को कम करते हैं, इनको एड्रेस करने में जुडिशरी का एक प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए, लेकिन वो देखने में नहीं मिल रहा है। जुडिशरी लीड ना लेकर उल्टा इस इशू पर फाइट जो है, जो एटलीस्ट जो जेंडर जस्टिस के लड़ रहे हैं उनकी भी मोरल डाउन कर रही है। तो हमारे अटॉर्नी जनरल ने भी यही बोला था कि हमें अब टाइम आ गया है कि जुडिशरी में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए। जो 2015 में एक पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने भी यही बोला था कि रिजर्वेशन होना चाहिए हायर जुडिशरी में, क्योंकि आप देखिए पार्लियामेंट हो गया, ये जजेस हो गए, ये सब हो गए, बढ़िया बढ़िया जजमेंट देंगे, लेकिन ये करते क्या है, सिर्फ खाली बोल बच्चन। अब जब रिजर्वेशन की बात आती है ना, पार्लियामेंट में क्या अभी तक विमेंस के लिए रिजर्वेशन आया? नहीं आया। जुडिशरी में आया? नहीं आया। मतलब आप इतने अच्छे, चलो ये केस छोड़ के, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी बिल्कुल ही खराब है, इतने अच्छे अच्छे जजमेंट देते हैं, हमारा ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है, सबका ट्रस्ट है जुडिशरी में। तो जब आप सिर्फ जजमेंट इतने अच्छे अच्छे दे रहे हो, ग्राउंड लेवल पे कुछ करो ना। मतलब आप अपने जो आपका इंस्टीट्यूशन है, मतलब चलो हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जब सीजीआई गोगोई पर एलिगेशन लगे थे उस टाइम पर सेक्सुअल हैरासमेंट के, तो क्या हुआ, होना क्या चाहिए, जिस प्रकार से ललिता कुमारी केस हमने पहले भी डिस्कस किया था, होना क्या चाहिए कि एफआईआर होती है, उसके बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन आपने क्या किया, आपने अलग अलग पैरामीटर सेट कर दिए। नॉर्मल आदमी पर अगर ऐसा होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में एफआईआर होती और जांच होती। आपके केस में आप बोल रहे हो कि आप जुडिशियली इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियली इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट पर अटैक है। मतलब इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट दिए गए। तो
अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि क्यों जरूरी है विमेन का जुडिशरी में होना, क्यों जरूरी है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसिटिविटी आएगी, जो विमेन और बच्चों से रिलेटेड जो केस हैं उनमें सेंसिटिविटी आएगी। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोच रही है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या सोचा था। अगर हम उस जमाने में 1947 में जैसे आज़ाद हुए वोटिंग राइट दे रहे हैं विमेन को, तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें इक्वल समझते हैं। क्योंकि यूएसए जैसे उन्हें विमेन्स को राइट नहीं देते वोटिंग राइट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर थे उनकी सोच थी कि विमेन बराबर है। उस टाइम की जो 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो वहाँ पे विमेन बैठी थी 10-15 में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हाँ, तो उन सब ने भी मतलब ये इक्वलिटी मान के उस समय डिमांड नहीं किया कि हमें रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये उस समय की सोच थी कि हम इक्वल है। आज डाउन द ईयर अगर हम देखते हैं, आज आज़ादी को कितने साल हो गए, 70 साल हो गए, तो हम 75 साल होने में आए। तो क्या हम मान रहे हैं? हम तो उल्टा पीछे चले गए। मतलब 1947 में हम हमारे प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं कि हम इक्वल है, लेकिन क्या अभी तक 70 सालों के बाद इक्वलिटी आई है? तो हमारा जो आर्टिकल 14 हो गया राइट टू इक्वालिटी, हमारा आर्टिकल 15 हो गया कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। आर्टिकल 16 हो गया कि देयर शुड बी फेयर पब्लिक अपॉर्चुनिटीज, है ना, इन एम्प्लॉयमेंट। ये सब चीज़ें क्या दिखा रही है? क्या ये सब चीज़ें एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, हमारी डीपीएसपी हो गए ड्यूटी। हमारी फंडामेंटल ये बोलती है कि डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो वीमेंस के हैं वो हमें छोड़नी चाहिए। तो ये सब हमारी जो मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये ऑटोमेटिक हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन देती है कि ये वीमेंस को समाज में बराबर हक मिलना चाहिए ना। तो मतलब ओबियसली वो अपने आप से पहुंच जाएंगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ बैरियर लगा दे रहे हैं, इनडायरेक्ट बैरियर लगा दे रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम ओपेक है, इसका बैरियर लगा दिया आपने, है ना। तो इस तरह के जो बैरियर लगा रहे हैं तो ये गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं हमारी, उनको फुलफिल करने के लिए हमें विमेन जुडिशरी में बढ़ानी चाहिए। शायद रिजर्वेशन का भी इस पर ग्रेट डिटेल और होनी चाहिए कि रिजर्वेशन भी होना चाहिए। उसके अलावा सेंसिटिविटी वाला हमने देख लिया, क्योंकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई, जो पुलिस का बिहेवियर हो गया, चाहे वो हथरस वाला केस हो, उन्नाव रेप केस हो, इन सब में पुलिस की भी कहीं ना कहीं बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो मतलब पुलिस को हड़काने के लिए विमेन जज होंगी तो बेटर होंगी, ओबियसली होंगी। उसके बाद चैलेंजिंग स्टिग्मा अटैच्ड टू विमेन कैपेबिलिटीज। हमारे समाज में औरतों के बारे में क्या बोलते हैं? जब औरतों की जॉब करने की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं? अरे टीचर बना दो, इनके लिए तो मास्टर नहीं बन जाओगी जो छोकी ज। औरतों का यही बोलते हैं कि ये सिर्फ टीचर के लिए सूटेबल है। क्या ये कुछ और काम नहीं कर सकती? ये जज नहीं बन सकती, ये वकील नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे दिमाग ने ऐसा सोच रखा है कि हम ये नहीं बन सकते। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, हमारी सोसाइटी, मेरे नहीं है, सोसाइटी के दिमाग में जो प्रेजुडिस बैठे हुए हैं, हमें उनको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि एक बार जब विमेन ऐसे स्टिग्मा तोड़ेगी तब जाके उसको उसकी एजेंसी मिलेगी, और तब जाके हम ट्रू फ्रीडम जो विमेन को मिलनी चाहिए वो मिलेगी। उसके अलावा टू इन्फ्यूज फेथ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हम अभी अगर विमेन अब मान लो जैसे ये रेप वाला केस हो गया, अब जब सीजीआई ऐसा बोल रहे हैं कि आप मतलब शादी कर लोगे, एक बोल रहे हैं राखी बांध दोगे, तो जस्टिस में फेथ कहाँ से आएगा? औरतों में विश्वास कहाँ से आएगा जुडिशरी में? फिर तो वो यही करेगी, या तो सुसाइड कर लेगी या उसको जो क्रिमिनल होगा उसको मार डालेगी। तो जस्टिस होना चाहिए, नहीं तो अलग रूट पे जनता निकल जाएगी, विमेन अलग रूट पे निकल जाएंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर विमेन लॉयर ज़्यादा होंगी, विमेन जजेस ज़्यादा होंगी, तो उनमें फीलिंग होगी कि हमें जस्टिस मिलेगा, हमें जस्टिस एक्सेसिबल होगा। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? तो हमने ये देख लिया कि एक तो हमारी सोसाइटी पेट्राइकल सोसाइटी मिलेगा ही नहीं, तो ये खुद ही नहीं चाहते कि मेरी बेटी वकील बने, मेरी बहू जज बने, है ना। ये इस तरह की हमारी सोसाइटी है। दूसरा ओपेक कोलिजन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये जिनको मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो पूरा जो इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें जो 500 ऐसी फैमिलीज हैं, उन्हीं के चाचा भतीजे मामा काका नाना दादा ये सभी है ना लॉयर हैं, जज हैं। मतलब हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, हाँ बॉलीवुड में हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया, ये अगर आप जुडिशरी में भी फाइंड आउट करोगे ना तो जुडिशरी में भी आपको मिलेगा। मतलब चाचा भतीजे, ये मतलब ऐसे देख लीजिए DY चंद्रचूड़ उनके पिताजी, अगर मतलब इस तरह है ना, कई सारे ये जजेस है ना आपस में है ना कितने। तो आम आदमी, यही तो बात है ना कि कॉन्टेक्ट नहीं होते, ये ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो विमेन जज हैं इनको हाई कोर्ट
इनका नाम कोलिजियम देता ही नहीं है कि आप इनको हाई कोर्ट का जज बना दो। तो जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब आपको रीजन पब्लिक रिवील करने चाहिए अगर उससे कोई हार्म नहीं होता हो। उसके बाद नो वन इज टेकिंग लीड, सब बोल बच्चन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। पार्लियामेंट बोल रही है ना, कि रिजर्वेशन होना चाहिए। इनमें खुद क्या कर रहे हो आप? पहले खुद तो लीड लो, आगे होके कुछ सेट करो ना पैरामीटर। तो जुडिशरी को इतने अच्छे जजमेंट देते हैं, विशाखा गाइडलाइंस दी है ना, विमेंस के कोज को तो उल्टा जुडिशरी ज्यादा एड्रेस कर रही है। 498 ए हो गया, मतलब कई सारे जो विमेंस के कोज हो गए, पॉक्सो एक्ट हो गया, ये सब जुडिशरी इतना अच्छा अच्छा कर रही है, तो खुद के अंदर बदलाव क्यों नहीं लेके आते ये लोग? उसके बाद हमें एक इकोसिस्टम, जिस एनवायरनमेंट में अगर विमेन जजेस बनती है, लॉयर बनती है, ये काम करेंगे तो वो होना चाहिए। उनको पेड मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, उनके ट्रांसफर पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए ट्रांसफर के, है ना, क्रेशर फैसिलिटी होनी चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर अलग से कुछ होना चाहिए कि इस तरह नहीं कि हमेशा जुडिशियल इंक्वायरी होगी। मतलब आप हमेशा ये नहीं बोल सकते, ये कह के पल्ला झाड़ देते हो कि ये तो हमारे जुडिशरी पर अटैक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब इश्यू हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। होना क्या चाहिए? होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि विमेन ही क्यों, आप एससी का रिप्रेजेंटेशन देखिए, आप एसटी का रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये सब भी आपको जुडिशरी में कम मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सबका होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली जजेस में हम ऐसा बोलते हैं कि जजेस में वो कास्ट बायस नहीं देखते, जेंडर नहीं देखते अपने जजमेंट में, लेकिन दिख रहा है यहाँ तो इनसेंसिटिविटी दिख रही है। मतलब जो नेचुरल होती है वो आप बदलाव नहीं कर सकते। नेचुरली वेमेन्स आर मोर सेंसिटिव टू देयर कोज, मेन आदमी के कोज के ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये आपको एड्रेस करने के लिए सबका होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद रिटेंशन ऑफ फीमेल लॉयर, क्योंकि जो जजेस बनाने का जो दो पूल होता है, लोअर जुडिशरी से और फीमेल लॉयर से, तो फीमेल लॉयर होनी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो हाई कोर्ट में अच्छे से काम करती है, तो उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, दे आर बेटर सुटेड फॉर द बिकमिंग हाई कोर्ट जजेस। तो उनका रिटेंशन बना रहना चाहिए। आप स्टडी करो, आप करवा लो, आप एक है ना बढ़िया से स्टडी करो कि अगर मान लो जुडिशरी में अभी 50, मान लो 50 नहीं 30% पे अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन होता तो कितने केस सोल्व हो जाते विमेन से रिलेटेड, है ना। अभी विमेन का कोर्स कितना एड्रेस हो चुका होता। मतलब आप ये मानिए कि जो जितने अभी विमेन के प्रति जजमेंट आते हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे सीजीआई की जगह अगर विमेन जजेस फीमेल अगर सीजीआई होती तो क्या ऐसा कुछ बोलती? नहीं बोलती, वो उल्टा हड़काती। अच्छे से गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देते कि आप ऐसा फॉलो करो, पुलिस वालों को हड़काते, पुलिस वालों के अच्छे रूल सेट होते हैं उनके लिए। तो आप एक कॉस्ट बेनिफिट निकाल के बताओ, एक स्टडी करो कि अगर विमेन जुडिशरी में एटलीस्ट 1/3 भी होती, 50% होती, तो क्या बदलाव आता हमारी सोसाइटी में, जो आज हमें वो क्या इससे बेटर हो सकती थी। आप कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये ओपेक नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि विमेन अच्छा काम नहीं करती, तो आप लोअर जुडिशरी उठा के देख लीजिए, वहां पे विमेन जजेस की परफॉर्मेंस मेजर कर लीजिए, वहां तो अच्छे ठीक ठाक मात्रा में है ना विमेन जजेस, आप उनकी परफॉर्मेंस बताइए। तो आप ये नहीं कह सकते कि विमेन आर नॉट सुटेबल फॉर द जज। तब आप परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस पे बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेल फीमेल सेम है तो बस सेम है ना। तो ये सब चीजें हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस इशू इन ग्रेट डिटेल। तो अब अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, है ना। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि राज्य का विजन डॉक्यूमेंट शीघ्र तैयार होगा, राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारा विजन होना चाहिए। जो इससे पहले जो सरकार थी हमारी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उनका भी एक विजन डॉक्यूमेंट था 2020। अब वो तो 2020 ही गया, तो उस विजन को आप छोड़िए। लेकिन जो हमारे मुख्य सचिव हैं निरंजन आर्य साहब ने, उन्होंने बोला कि जो 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे, उसके जो टारगेट है 17 जो गोल है हमें पूरा करने हैं, उसके लिए हम राज्य स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए जो हमें एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 8 सेक्टोरियल वर्किंग ग्रुप बनाए थे, जिनका काम यही था कि आप अपने अपनी रिपोर्ट दो किस तरह हम ये डॉक्यूमेंट बनाएं। तो वो उन्होंने बोला है कि आप 30 जून तक हमें दे दीजिए। तो
ओबियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या उद्देश्य है, क्या इसका प्रिंसिपल रहा है कि कोई भी पीछे ना रहे। तो उन्होंने यही बात बोली कि आप इसी प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो जिला स्तरीय जो समिति होती है उनकी बैठकों में आप जो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, मतलब जिस तरह एसडीजी इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, नीति आयोग बनाता है, तो उसमें उनके जो 302 इंडिकेटर हो गए, अपना जो खुद का राज्य का जो अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए एसडीजी आया था उसमें 32 पैरामीटर हो गए। तो ये मतलब क्या, जो 17 गोल है उनके आधार पर इंडिकेटर की एजुकेशन क्या चल रहा है, मेटरनल मोर्टेलिटी क्या चल रही है, आईएमआई क्या चल रही है ना, वहाँ पे पीडीएस लेने वाले कितने हैं, पॉवर्टी कितनी है। तो इन सबका जो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर है ना, उसका फ्रेमवर्क बनाओ, तब जाके हम ग्राउंड लेवल पे एड्रेस करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एड्रेस करेंगे, उसके बाद राज्य लेवल पे देखेंगे कौन सा जिला किस क्षेत्र में पिछड़ रहा है, तब जाके हम अच्छा सा प्रयास कर पाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क पर उन्होंने जोर दिया। अब एसडीजी इंडेक्स कौन लाता है? नीति आयोग। कितने वर्जन आ चुके हैं? 2 वर्जन। कितनी कैटेगरी में अवार्ड देते हैं? 4 कैटेगरी में। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट। अचीवर आज दिन तक कोई अचीव नहीं कर पाया, सब अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये आइडियल तो अभी है। अचीवर मतलब आइडियल वाले जो हाँ भाई सब बढ़िया रामराज। तो फर्स्ट जब आया था 2018 में, तब राजस्थान परफॉर्मर था 59 पॉइंट के साथ। 2 आया था 2019 में, तब भी राजस्थान परफॉर्मर था, मतलब एक्सपीरियंस से थोड़ी बेटर कैटेगरी जो परफॉर्मर की होती है, उसमें राजस्थान का स्कोर क्या था? 57, मतलब घट गया। अभी राजस्थान ने भी फिर ऐसा बनाया कि देखा देखी में हम भी बनाता है कि हमारे जिला लेवल पर क्या चल रहा है। तो इस साल तो नहीं बना, उससे पिछले साल बना था, मतलब 2019 वाला जो बना था उसमें क्या रैंकिंग आई थी? झुंझुनू फर्स्ट, जैसलमेर सॉरी ये लास्ट, जैसलमेर क्या था? लास्ट था। तो आप अपना अपना जिला देख लिए, मैंने देख लिया, बूंदी 12वें नंबर पे था, है ना। तो आप ये चीज़ें याद रखना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे लेक कर रहा है। जैसे अभी मैं बूंदी देख रहा हूँ तो ये गोल नंबर 2, गोल नंबर 3 में लेक कर रहा है ना। तो आप अपना अपना जिला देखिए, इन इश्यूज को आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। चलते हैं आगे। मुकुंदरा रिजर्व में आएगा बाघ का जोड़ा, इसी साल शुरू होगी जंगल सफारी। रामगढ़ बनेगा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। ओके, हमने 5-7 दिन हो गए, हमने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को अच्छे से डिस्कस किया था। उस समय ये डिस्कस भी किया था कि जो पुराना जो धौलपुर से कोटा का टाइगर कॉरिडोर है, जो उसको रिवाइव किया जाएगा। तो अभी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में कितने 7 करीबन बाघ थे, 6 मर गए, 1 गुमशुदा। तो इस तरह वहां पे कोई नहीं बचा। अब टाइगर रिजर्व, वो भी बिना टाइगर रिजर्व के, घनघोर बेइज्जती है भैया। तो अब वहां पर टाइगर लाया जा रहा है। अब टाइगर कहाँ से लाएंगे? रणथंभौर से। तो हो क्या रहा है, जो रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, और ये जो हमारा कौन सा केला देवी है ना तो जो रणथंभौर ये यहाँ पे ना कि पानी की बड़ी दिक्कत रहती है इनको, तो ये इनको मूवमेंट करना की जरूरत पड़ती है। तो टाइगर रिजर्व ऐसा होना चाहिए जहाँ पर 12 महीने पानी हो, मतलब कि ये जो हमारे टाइगर रिजर्व है रणथंभौर ये हो गया, यहाँ पे थोड़ी वाटर की दिक्कत आ जाती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंतजाम है, लेकिन नॉर्मली जो जनरली नेचुरली होना चाहिए वो सब चीज़ें कहाँ पर है? हमारे रामगढ़ में। ये मेरे जिले में है, थोड़ा पास में ही है हमारे यहाँ से। तो अब मुकुंदरा टाइगर हिल में जहाँ पे 7 में थे, 1 भी नहीं बचा था, वापस से टाइगर आ जाएंगे, है ना। ये सब तो छोटी मोटी बातें। मुकुंदरा में बाघों की मौत 6 मर गए थे, तो है ना, उससे सबक लेके विभाग फूक फूक का कदम रख रहे हैं। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती की रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। टाइगर रिजर्व बनाएंगे तो उसके लिए बेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब ओबियसली हमने डिस्कस किया था कौन सी टेक्निक? बोमा टेक्निक ट्रांसलोकेशन की, है ना। तो बोमा वही चीतल वितल लेके आएंगे प्रे बेस के लिए, है ना। कौन सी टेक्निक से? बोमा टेक्निक से। और कहाँ पे हाड़ौती में डेवलप हो सकता है? जो 12 में जो शेरगढ़ सेंचुरी एरिया है, वहां पर पैंथर के लिए भी नया हैबिटाट बनाया जाएगा। तो रामगढ़ सेंचुरी का जो 4th टाइगर रिजर्व बनाने का क्या प्लान है कि 5 साल का प्लान है, 36 करोड़ रुपए हम देंगे। अब ये सेंचुरी कब बनी थी? 1982 में बनी थी। तो हाड़ौती में बूंदी जिला है, बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है ना। अब इसको बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं, मतलब मेटर्निटी होम। मतलब यहाँ पे पहले इतने बाघ थे ना, मतलब बढ़िया, रणथंभौर से भी ज्यादा थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है अब। तो ये चीजें हमें एड्रेस करने की जरूरत है ना। तो ये एरिया रणथंभौर से जुड़ा होने के बाद बाघों का पसंदीदा एरिया बन चुका है। आप ये मैप देखिए, है ना,
ये है रणथंभौर। अब ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी है ना, तो इन्होंने स्टडी किया था कि यहाँ से टाइगर कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इन्होंने पाया कि ये लीनियर फॉर्म में जाते हैं, कि यहाँ से रणथंभौर आएंगे, रणथंभौर से ये जो बूंदी की रामगढ़ सेंचुरी है यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से ये हमारा मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा में क्या आते हैं 3 नेशनल सेंचुरी, एक दरा नेशनल सेंचुरी आ गई, घड़ियाल चंबल घड़ियाल सेंचुरी आ गई है ना, गांधी सागर सेंचुरी आ गई, जवाहर सागर, तो ये 4 चीजें से दरा नेशनल पार्क बनता है, तो ये यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो मतलब कि ये एंशियंट जो कॉरिडोर था हमारा धौलपुर से, धौलपुर है ना, धौलपुर सवाई माधोपुर है ना, बूंदी कोटा है ना, तो ये जो कॉरिडोर था इसको वापस से रिवाइव करने की बात चल रही है, और उसी के दौर में हमारा यहाँ पे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 14 टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और ये यहाँ से रणथंभौर से कहाँ कहाँ चले जाते हैं घूमने, ये कुनो पलुपुर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है ना, माधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है ना, घाटगांव नेशनल ये इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं। तो ये 2022 से पहले प्रदेश का चौथा और हाड़ौती का दूसरा टाइगर रिजर्व। हाड़ौती का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ना। तो मुकुंदरा और रणथंभौर 2 नेशनल पार्क के बीच बूंदी के जंगलों को टाइगर रिजर्व और प्राकृतिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करना वन और वन्य जीवियों के हित में होगा। तो बूंदी जो है उसका 27% भूभाग क्या है, वन क्षेत्र है। यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, जो हमारा ये रामगढ़ वाला एरिया है वहाँ पर सांबर मिलेंगे, चीतल मिलेंगे, जंगली सुअर मिलेंगे, तो मतलब प्रे बेस अच्छा खासा है, यहाँ पे पैंथर भी मिल जाएंगे, भालू भी मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली इनको लेके अगर आते हैं हम बाघों को तो कोई टेंशन नहीं है। और जब ये बन जाएगा तो ये मुकुंदरा नेशनल पार्क से भी बड़ा होगा। वाटर सोर्स के लिए क्या है, यहाँ पर मेज नदी है, 12 महीने पानी रहता है, कोई टेंशन नहीं है। अभी 2 बाघ आ गए थे, T62 T91, चलो छोड़ो फालतू है, विलायती बंबुल काट दिए, घास के मैदान बना दिए, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, ये हमने देख लिया है ना। चलो ये हो गया हमारा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अगला आर्टिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी सेक्टर है ना। चलो एक ये छोटी सी बात रहेगी कि हाड़ौती में अगर चीता बसाने की भी संभावना है, जो चीता जो हमारे इंडिया में नहीं है, जो मतलब खत्म हो चुके हैं, तो अगर उनको बसाने की संभावना कहाँ पर है, हाड़ौती में है, मतलब ना। तो कहाँ पे बसा सकते हैं हम, अफ्रीकन चीता को ला सकते हैं। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसर्च भी किया है, और इनको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया हो गया, शेरगढ़ हो गया, तो मतलब हाड़ौती में टाइगर चीता के लिए अच्छा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट के लिए बढ़िया जगह है। ये तो खैर चलते हैं आगे। तो अभी डेनमार्क के राजदूत आए थे, तो गहलोत जी ने मुलाकात की और बोला कि भाई कोरोना में लुट गए, थोड़े पैसे दे दो, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी दे दो, टेक्नोलॉजी के साथ साथ और कुछ जो दे सकते हो वो भी दे के चले जाओ। तो क्या क्या बोला कि आप कृषि, पशुपालन, खाद्य, ग्रीन टेक्नोलॉजी, वस्त्र उद्योग, ये सब वहाँ का बढ़िया है ना। तो डेयरी और विज्ञान तकनीकी के लिए डेनमार्क की विशेषता का लाभ लिया जाएगा, और वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए क्षेत्र में भी सहयोग लिया जाएगा। कहाँ पर, उदयपुर में। तो पहले ही कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके है ना। उसके अलावा जो हेल्थ होगी, पब्लिक हेल्थ हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इन क्षेत्र में भी कुछ सहयोग लिया जाएगा। तो डेयरी क्षेत्र में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा वो कौन से कंट्री के सहयोग से बन रहा है, डेनमार्क। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फ्रेट कॉरिडोर से है। तो अभी एक तरफ भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो गया, दोनों में गजब कंपटीशन। रेलवे वाले सोच रहे हैं यार ये भारतमाला प्रोजेक्ट अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुआ था, बढ़िया फटाफट चल रहे हैं, अब ये तो खतरनाक रोड बना देंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे, ये लोग तो बॉर्डर पे कनेक्टिविटी कर देंगे। मतलब ये तो रोड कनेक्टिविटी खतरनाक कर रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे। हमारे तो पहले ही है ना, पहले ही जो कंजेशन है, जो लदान है, वो कहाँ पे, उसमें रोड का हिस्सा 65% है। अब ये भारतमाला आने से तो बढ़ जाएगा। तो हमको जो हमारे रेलवे का हिस्सा जो फ्राइट में कितना है, फ्रेट में 26%, इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अब हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। तो मतलब कि माल सामान ले जाने के लिए, गुड्स ले जाने के लिए, कोयला ले जाने के लिए है ना, इन सब के लिए एक अलग से रूट होगा। अभी क्या होता है कि पैसेंजर गाड़ी भी उसी पे, जो ट्रेन की पटरी वाला जो रूट की बात कर रहा हूँ मैं, उसी पे पैसेंजर गाड़ियाँ चलेंगी, उसी पे ये माल गाड़ियाँ चलेंगी। तो इससे माल गाड़ियाँ चलेंगी, तो इससे क्या होता है ना कि कंजेशन हो जाता है, मतलब भीड़ हो जाती है एक ही रूट पे है ना। तो उससे ऑब्वियसली जाम लग जाते हैं है ना, धीरे धीरे गाड़ियाँ चलती है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि रेलवे में कोई सामान नहीं ले जा रहा, तो उल्टा रोड जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, हाईवे जो नेटवर्क है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से हमें कई सारी दिक्कत आ रही है। तो रेलवे ने भी सोचा है कि अब हमें हमारी इज्जत वापस से रिवाइव करनी पड़ेगी। तो अभी जो इनका हिस्सेदारी है लद्दाख में 26%, उसको 45% का इन्होंने लक्ष्य चुना है। अब फ्रेट कॉरिडोर बनने से क्या होगा, अब सिर्फ जब उस पर जो रूट होगा उस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी, तो इसलिए उनकी स्पीड 25 से बढ़कर 50 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। तो अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कब बना, तो भाई 2006 में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। इनको बोला गया आप दो कॉरिडोर तैयार करो, एक वेस्टर्न वाला एक ईस्टर्न वाला, दोनों पे काम चल रहा है। और फिर 2010 में बोला कि अच्छा 3-4 और नीचे वाले भी कर दो, ईस्टर्न वेस्टर्न भी कर लो और अच्छे से सबका विकास करो। तो इन दो पे तो भी काम बढ़िया से चल रहा है। अब इसका अभी जो फर्स्ट एक्सचेंज था वो ओपन भी हो गया है। जो वेस्टर्न वाला था, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, कहाँ से स्टार्ट होता है, दादरी से, और कहाँ तक जाएगा, ये JNPT जो हमारा पोर्ट है वहाँ तक जाएगा। राजस्थान में भी काफ़ी लंबा सेक्शन है इसका, है ना। तो अब ये देखिए आप, फुलेरा हो गया, है ना, मारवाड़ हो गया, ये सारे एरिया में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जाएगा। ओबियसली कौन सा एरिया ये, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि वो इसी के इर्द गिर्द बनाया जाएगा। ये फ्राइट कॉरिडोर है, इसके इर्द गिर्द में बनाया जाएगा। 2 इंडस्ट्रियल रीजन और 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 3 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे DMIC में। क्या, ताकि जैसे मान लो ये अजमेर है, अजमेर में क्या है, रूपनगढ़ मेगा फूड पार्क, तो यहाँ से जो प्रोसेस फूड है उनको आप DMIC के थ्रू ले जा सकते हो, है ना। उसके अलावा जो यहाँ पर आसपास जितने भी हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, है ना, हमारे जो मिनरल हो गए इस एरिया में, है ना, तो ये उदयपुर वाले एरिया में, तो ये सब हम DMI से बनने के बाद अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, दादरी से JNPT तक जा रहा है। और ईस्टर्न वाले ये हो गए, ये सब आप देखिए, है ना, ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, ईस्ट कॉरिडोर हो गया, सदर्न हो गया। तो ये हमने देख ही लिया। अभी जो DMIC में दो इन्वेस्टमेंट रीजन है उन पर काम चल रहा है। कौन कौन सा है, कुशीखेड़ा भिवाड़ी वाला, मतलब अलवर के आसपास वाला एरिया, और ये पाली मारवाड़ के आसपास वाला एरिया। उसके अलावा 3 इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से होंगे, अजमेर किशनगढ़ हो गया, जयपुर दौसा हो गया, राजसमंद भीलवाड़ा हो गया, है ना। तो ये सब तो आप सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगली बात है कि समुद्र में अब चीन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है। 20 साल में अपने से 3 गुना शक्तिशाली, अमेरिका से आगे निकल गए। तो मतलब चीन अपनी जो नेवल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ा रहा है, उसके जो युद्धपोत हो गए, जो उसके सबमरीन हो गई, वो काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे डेवलप कर ली जो अमेरिका के पास भी नहीं है। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली अमेरिका और चीन में कॉम्पिटिशन होगा, तो ये हमारे जो इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो गई, जो विस्तारवादी नीति हो गई, इससे युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। मतलब दोनों में कंपटीशन बढ़ गया, दोनों को लगेगा अच्छा चाइना आगे निकल रहा है, अमेरिका डेवलप करेगा, फिर अमेरिका को लगेगा, फिर चाइना को लगेगा कि अमेरिका आगे निकल रहा है, फिर चाइना डेवलप करेगा। फिर थोड़ा सा भी अगर मिसकन्फ्यूजन हो गया तो इंडो पैसिफिक हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, या हमारा इंडियन ओशन हो गया, इनमें ये लोग मारकाट मचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी खतरा है कि दोनों का कंपटीशन, और दिक्कत किसको हो गई, इंडिया को। और ओबियसली चाइना वाले अपने जो नेवल जो इनके वेसल होते हैं उनको रिसर्च के नाम पर भेजते रहते हैं। अगला छोटा सा आर्टिकल जो चल रहा है कि कोरोना के डर से अब जो पहले क्या केरल महाराष्ट्र से अब गुजरात, MP, पंजाब और हरियाणा से भी अगर कोई आ रहा है तो वहां से आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी बॉर्डर पे। उसके अलावा ये आर्टिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जब भी बात होती है कि नशाखोरी, जो नशा बढ़ रहा है पंजाब में, तो ऑब्वियसली हमारे बॉर्डर रीजन पे भी बढ़ रहा है, तो जो नशे की जब बात होती है तो आप इस इशू को उठाइए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो अफीम की खेती होती है, जो मेवाड़ में तो चलो रेगुलेशन होता है काफ़ी, है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन सबका, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अभी जयपुर साइड आ रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, सरसों के खेत में, गेहूँ के खेत में, अमरूद के खेत में, मतलब किसानों को लालच दे देकर अफीम की खेती करवाई जा रही है। तो ऑपरेशन धरपकड़ चल रहा है पुलिस का। और क्या है, अब देखिए ये इशू, इसलिए ये छोटे मोटे मैं एथिक्स के लिए उठाता हूँ, है ना, ये इशू। अब ये देखिए जो हमारा RMSTL है ना,
जो मतलब एक्चुअली फुल फॉर्म राजस्थान मेडिकल, चलो जो भी है, मतलब जो मेडिकल सामान प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट के लिए, है ना, तो वो जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आता है उसमें 50 डेसिबल निर्धारित होता है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मतलब ऑक्सीजन आप कितनी ले रहे हो उसको मापने की जो मशीन आती है ना, तो उसमें नॉर्मली कितने की लिमिट है WHO ने 50 डेसिमल की, अब इन्होंने कितने को अलाउ कर दिया 55 डेसिमल की। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं करप्शन, WHO के नियम दरकिनार कर दिए तो क्या किसी को फेवर किया जा रहा है? तो मतलब कि अगर आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हो तो आपको प्रॉपर रूल फॉलो करने चाहिए आपको, नहीं तो आपके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगेंगे। और इस तरह की खासकर आप नियमों में छूट दे देते हो कि नहीं ये, तो इससे तो पेशेंट की जान को, पेशेंट को भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। उसके अलावा दागी अफसरों ने रसूख से ली प्राइम पोस्टिंग, इनकी ताकत के आगे PHQ भी बेबस सख्ती के बाद भी इन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो पुलिस हेडक्वार्टर कहीं जो उनके पुलिस वाले हैं उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा चुका है, उनको हटाना चाहता है। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभियोजन की जो स्वीकृति है कई बड़े IPS हो गए या IAS हो गए इनके ऊपर नहीं मिलती, है ना। उसके अलावा ये छोटी सी न्यूज़ है, कोई काम की नहीं है ज़्यादा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।